हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनआईए नंबर इंस्टीट्यूट पर। मैं लक्ष्य श्रीवास्तव आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की जो चर्चा है हमारी वह है संविधान सभा पार्ट थर्ड पर। ठीक है, इससे पहले दो वीडियो संविधान सभा के ऊपर बन चुकी है जिनमें हमने संविधान सभा में सीटों का आवंटन, चुनाव और आदि बातों पर चर्चा की। पिछली वीडियो में यानी वीडियो नंबर 4 में हमने चर्चा की थी स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंट बेल्टन योजना और संविधान किस तरह प्रभाव में आता है। ठीक है, तो जिसने पहले ये वीडियो नहीं देखी, वीडियो नंबर 3 और 4 पहले वह देख लें, उसके बाद इस वीडियो पर आए। चलिए, तो आज का हमारा टॉपिक ज़्यादा बात न करते हुए शुरू करते हैं संविधान सभा के अन्य कार्य। मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा का कार्य जो था वे संविधान का निर्माण करना, जैसा कि उसके नाम से विदित होता है संविधान सभा। संविधान सभा का कार्य था संविधान का निर्माण करना। तो हम देखते हैं कि संविधान के निर्माण के अलावा संविधान सभा ने और क्या क्या कार्य किए। देखिए, पहला कार्य संविधान सभा ने यह किया कि मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। मई 1949 में संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। अगला देखें और क्या क्या कार्य किया। बड़ा महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पे होता है। 22 जुलाई 1947 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। तीसरा बहुत महत्वपूर्ण कार्य यह भी 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। क्या क्या कार्य थे वो 3 महत्वपूर्ण? पहला, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। दूसरा, 24 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रेसिडेंट, ये कह लीजिए राष्ट्रपति, अंतरिम राष्ट्रपति चुना। देखिए, 3 बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो कि संविधान सभा ने किए कानून निर्माण के अलावा, हमारे संविधान निर्माण के अलावा। पहला इसने कार्य किया मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन। 22 जुलाई 1947 में इसने राष्ट्रीय जो ध्वज है हमारा उसको अपनाया। तीसरा जो पॉइंट आता है 24 जनवरी 1950, यानी तीसरे पॉइंट में इन्हें 3 महत्वपूर्ण कार्य किए। 24 जनवरी 1950 को इसने राष्ट्रीय गान को अपनाया, राष्ट्रीय गीत को अपनाया, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रेसिडेंट, इन्होंने संविधान सभा ने उनको चुना। इस पर हम अच्छी से चर्चा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस पॉइंट से बन सकता है। और हम देखें कि हमारा जो संविधान है उसकी कुछ अच्छी बातें या कुछ कहें कि बहुत ही आकर्षक बातों को हम जानें। सभी को इन चीजों के बारे में जानने की इच्छा होती है। चलिए जानते हैं क्या है संविधान से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। पहला, कितना समय, संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो याद रखिएगा, हमारा जो संविधान है, हमारा जो भारतीय संविधान है, वे 2 साल 11 माह 18 दिन, यानी कि 3 साल में 12 दिन कम, 2 साल 11 माह 18 दिन के अंदर हमारा भारतीय संविधान
तैयार हुआ। दूसरा पॉइंट, कितनी बैठकें, ये कह लीजिए अधिवेशन, इसमें बहुत ज्यादा डाउट होता है कि कितने अधिवेशन हुए। मैं ऐसे लिखता हूं, उसको डाउट क्लियर होगा। 11 + 1, 11 + 1 = 12। टोटल अगर हम अधिवेशन की बात करें संविधान सभा के, तो 12 अधिवेशन, 12 बैठकें संविधान सभा की होती है। एक मैंने इसलिए लिखा क्योंकि अगर देखा जाए तो टोटल 12 इस प्रकार से होती है। अगर हम 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है, और इसी अंतिम बैठक को मिलाकर 12 अधिवेशन टोटल संविधान सभा के होते हैं। अगली चर्चा हम करें, प्रारूप पर चर्चा करने में कितना समय। देखिए, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है पॉइंट। देखिए, मैंने आपको एक बताया था, प्रारूप समिति की जब हम बात कर रहे थे, प्रारूप समिति की जब हम बात कर रहे थे, मैंने आपको बताया था कि जो प्रारूप है हमारा, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि अध्यक्ष थे, और जो हमारा प्रारूप है वे 141 दिन में, यानी 6 माह से भी कम, 141 दिन की बैठकों में हमारा प्रारूप बनकर तैयार हुआ। और मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रारूप पर चर्चा करने में कितना समय लगा। तो देखिए, प्रारूप पर जो चर्चा करने में समय लगा वे था 114 दिन। ये दोनों बातें बहुत अलग अलग है और बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रारूप बनने में कितना, यानी प्रारंभिक रूप बनने में कितना समय लगा, तो 141 दिन, और प्रारूप पर चर्चा करने में कितना समय लगा, तो 114 दिन, याद रखिएगा। चौथा पॉइंट आता है, कितना खर्च। चौथा पॉइंट, कितना खर्चा जो कि संविधान बनाने में आया। तो हम अप्रोक्स हमेशा बोलते हैं 64 लाख, यानी 64 लाख रुपीस इसमें संविधान बनाने में टोटल हमारे खर्च हुए। 64 लाख भी आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर ये तो बात होगी अप्रोक्स की, अगर एक्चुअल जो अमाउंट हम देखें 63,96,729, यानी 63,96,729 रुपए का खर्चा संविधान निर्माण में आया। तो ये कुछ छोटी छोटी और महत्वपूर्ण बातें थी जिनसे क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे और चर्चा करते हैं हम। एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जन्म वगैरह आप सब मालूम है, कहाँ उनका जन्म हुआ, कब हुआ, ठीक है, इन पर हम चर्चा नहीं करने वाले। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। तो हम ये देखेंगे कि किन किन ने उनके ऊपर स्टेटमेंट दिए, किन किन ने टिप्पणी की। और खास बात ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लिए मैं हेडिंग इसलिए डाली है कि हम देखेंगे कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने चुनाव आखिर लड़ा कहाँ से था, वे किस क्षेत्र से या किस क्षेत्र का उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि बॉम्बे और बंगाल, ठीक है, इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो इस कंफ्यूजन को आज हम दूर करेंगे। देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है अपने तार्किक दावों और मजबूत दलीलों के लिए जाने जाते थे। डॉक्टर अम्बेडकर तार्किक दावों और मजबूत दलीलों के लिए जाने जाते थे, इसलिए इन्हें संविधान का
इसलिए इन्हें संविधान का पिता भी कहा जाता है। और कई बार इन्हें या कईयों ने इन्हें संविधान का जनक और जननी, माता और पिता, जनक और जननी दोनों भी कहा है। तो मुख्य रूप से हमको याद रखना है कि संविधान का पिता अगर बात आ जाए तो वो डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को कहा जाता है। इन्हें आधुनिक मनु की भी संज्ञा दी गई है। आधुनिक मनु, मनु के बारे में सभी जानते हैं, ठीक है। आधुनिक मनु की इन्हें संज्ञा दी गई है। अगली बात हम करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को स्किल्ड पायलट, स्किल्ड मतलब दक्ष, स्किल्ड पायलट का है, ठीक है। तो जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, जो संविधान सभा के अध्यक्ष है, और 24 जनवरी 1950 को वही संविधान सभा उन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करती है या उनका चुनाव करती है। तो डॉक्टर जो है राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति भारत के बन जाते हैं, एंटरिंग प्रेसिडेंट उन्हें कहा जाता है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें स्किल्ड पायलट, दक्ष पायलट की संज्ञा उन्होंने दी है, ठीक है। दूसरी बात करें तो डॉक्टर अंबेडकर ने दो महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी है, बुक कह सकते हैं पुस्तक। एक तो लिखी है हिंदू धर्म की पहेलियां, हिंदू धर्म की पहेलियां, और एक महत्वपूर्ण बुक और है पाकिस्तान पर विचार, 1940। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति संविधान सभा के लिए साबित हुए हैं, और वो कितने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने 7 साल पहले ही पाकिस्तान की कल्पना या पाकिस्तान पर विचार उन्होंने अपना रखा, ठीक है। जब 7 साल बाद यानी कि 1940 में ही, 7 साल पहले 1940 में ही उन्होंने पाकिस्तान पर विचार नामक पुस्तक लिख दी थी। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर कौन, कितनी बड़ी हस्ती थी, कितने विख्यात पुरुष में थे। चलिए आगे जो महत्वपूर्ण बात आती है डॉक्टर अंबेडकर के बारे में, हमेशा जो कंफ्यूजन रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा बनता है, लगभग, हमेशा तो नहीं लगभग बनता है। चुनाव या कह लीजिए सीट, किस क्षेत्र से डॉक्टर अंबेडकर ने चुनाव लड़ा। हर प्रतिनिधि ने किसी न किसी क्षेत्र से चुनाव लड़ा, तो डॉक्टर अंबेडकर ने किस क्षेत्र से चुनाव लड़ा। तो इसमें विरोधाभास दोस्तों होता है, एक तो बॉम्बे, मुंबई के लीजिए, बॉम्बे के लीजिए, और एक होता है बंगाल। आखिर चुनाव किससे लड़ा, बॉम्बे से लड़ा या बंगाल से लड़ा। देखिए सर्वप्रथम जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर वे बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। सर्वप्रथम डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और वे हार जाते हैं। बॉम्बे से जब वे चुनाव लड़ते हैं तो वे हार जाते हैं। उसके बाद मुस्लिम लीग 1906 में गठन होता है मुस्लिम लीग का। मुस्लिम लीग की सहायता से वे बंगाल, वेस्ट बंगाल, ईस्ट बंगाल से चुनाव लड़ते हैं और बंगाल से वे चुनाव जीत जाते हैं। एक जैसुल कुलाना नाम का क्षेत्र आता है जो कि ईस्ट बंगाल, पूर्वी बंगाल में था। वहां से जो है डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर चुनाव जीत जाते हैं, परंतु विभाजन योजना 3 जून 1947 माउंटबेटन योजना के तहत जो बंगाल है, जो पूर्वी बंगाल है, वह पाकिस्तान के अंतर्गत चला जाता है। तो बंगाल पाकिस्तान के अंदर चले गया। मैंने आपको लिखवाया था, 6 चीजें लिखवाई थी, पंजाब, पश्चिमी उत्तर सीमा प्रांत, बंगाल, सिंध, बलूचिस्तान और एक और असम का सिलचट जिला भी आपको लिखाया था। तो बंगाल से ये जीतते हैं, लेकिन पार्टीशन होने के बाद में, 2 भागों में विभाजित होने के बाद में भारत, बंगाल का जो जैसुल कुलाना क्षेत्र है वे पाकिस्तान के अंदर का चला जाता है और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं रहते हैं। अब जरा ध्यान से देखिएगा, संविधान सभा के सदस्य डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर नहीं रहते हैं। उस स्थिति में क्या होता है, बी.एन. राव, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, ये जो हैं ये संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार हैं, कानूनी सलाहकार। बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार हैं। मैंने एक चीज आपको शुरुआत में लिखवाई थी, आपको पता होगा 1934 एम.एन. रॉय
कई बार कंफ्यूजन नहीं होता है एम एन रॉय और बी एन राव में, ठीक है। जब तक आप प्रोनाउंसिएट सही कर रहे हैं राव और रॉय तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कई बार दिक्कत ये हो जाती है कि हम इन्हें रॉय समझ लेते हैं, इन्हें राय समझ लेते हैं और ये थोड़ा सा राइमिंग जो लगता है, ठीक है। तो ये है बेनेगल नरसिम्हा राव, ये है संवैधानिक सलाहकार, और ये जो है ये एम एन राव है, ठीक है, जो जिसने 1934 के अंदर संविधान सभा की मांग की थी। एम एन रॉय मानवेंद्र नाथ रॉय जो कि कम्युनिस्ट समुदाय के एक प्रखर नेता थे। तो ध्यान रखिएगा बी एन राव जो कि संवैधानिक सलाहकार थे, इन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक पत्र लिखा या उनसे चर्चा की। उस चर्चा में बी एन राव कहते हैं कि संविधान सभा में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का योगदान बहुत जरूरी है, उनकी उपस्थिति बहुत जरूरी है, ठीक है। ऐसे कुछ तारीफों में फूल भी जड़ते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के संदर्भ में। उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं वे बॉम्बे के तत्कालीन प्रधानमंत्री, बॉम्बे के प्राइम मिनिस्टर पीएम, बॉम्बे के प्रधानमंत्री जो थे वे थे बीजी खेर। कौन थे? बीजी खेर। बॉम्बे के प्रधानमंत्री जो थे, पहले प्रधानमंत्री का पद होता था, तो बॉम्बे के जो प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनको एक पत्र लिखते हैं बीजी खेर को, और उस पत्र में वे लिखते हैं, देखिए बीजी खेर को पत्र लिखते हैं। तो बीजी खेर जो है बॉम्बे से ही एक सदस्य थे, मैंने पहले भी नाम लिया है, एम आर जयकर से बीजी खेर जो प्रधानमंत्री है बॉम्बे के, वे एम आर जयकर से इस्तीफा मांगते हैं, और एम आर जयकर जो है तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए अपना पद त्याग देते हैं या पद खाली कर देते हैं। और उसी हिसाब से देखा जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एम आर जयकर की जगह से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। और एट लास्ट अगर हम देखा जाए तो जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वे बॉम्बे से ही संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि संविधान जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हैं संविधान सभा के सदस्य हैं वे किस क्षेत्र से आते हैं या किस क्षेत्र से चुनाव लड़कर आते हैं या किस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो चार ऑप्शन आपको मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर दिखे तो बॉम्बे हमको लगाना है, बॉम्बे ना दिखे उसके बाद हमें लगाना है बंगाल को। और बॉम्बे और बंगाल एक साथ दिख जाए तो हमें निश्चित रूप से ही बॉम्बे को लगाना है, क्योंकि एट लास्ट हमने देखा कि कैसे बी एन राव जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उनकी तारीफों के फूल जड़ते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बॉम्बे के प्राइम मिनिस्टर बीजी खेर को एक पत्र लिखते हैं, और एम आर जयकर जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो बम्बई से थे, एम आर जयकर वे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के लिए अपना पद त्याग देते हैं, और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एम आर जयकर की तरफ से संविधान सभा के सदस्य बनते हैं। तो हम देखा जाए तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बॉम्बे से ही संविधान सभा के सदस्य थे। चलिए, ये होगी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बात। अगली बात हम करते हैं संविधान का प्रवर्तन। या उससे पहले एक और बात अच्छी से करेंगे, हम कंफ्यूज आप लोगों को करेंगे। चलिए देखिए, सब कुछ पढ़ा हुआ है हमने, कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। एक बात आपके मन में आती होगी शायद, जब भी अगर आपने मेरी वीडियो ध्यान से देखी होगी तो एक प्रश्न मन में उठता होगा, 15 अगस्त 1947 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होता है, संप्रभु बनता है, उससे लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच का जो शासन है वह कैसे चलता है। देखिए, पहले तो क्या हो रहा था, एक के बाद एक एक्ट आ रहे थे। 1935 का अधिनियम आया, 1919 का अधिनियम आया, उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन आया, ऐसे बहुत सारे एक्ट आ रहे थे। तो तरह तरह के उसमें कानून और शासन व्यवस्था को चलाने के लिए वे नए नए कानून नियम ला रहे थे। लेकिन जो भारत स्वतंत्र हुआ तब 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच का जो कार्यकाल है, जो टाइम पीरियड है, उसमें शासन किन आधार पर चल रहा था? उसमें जो शासन है वे किन कानूनों के आधार पर चल रहा था? जो शासन व्यवस्था है जितनी भी, वह किन कानूनों के आधार पर चल रही थी? तो देखिए, जो शासन व्यवस्था है, मैंने अभी पिछली वीडियो में आपको एक बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम पढ़ाया था,
स्वतंत्रता अधिनियम 1947, पिछली वीडियो में ही पढ़ा था हमने, वीडियो नंबर 4। तो जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 है, इसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि जब तक भारत का नया संविधान नहीं बन जाता या जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता, तब तक जो भारत की शासन व्यवस्था है वे 1935 के अधिनियम 1935 के अधिनियम के अनुरूप या 1935 के अधिनियम के हिसाब से ही चलेगी। ठीक है, समझ में आई बात। 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद होता है और 26 जनवरी 1950 को जब कानून बनता है, हमारा संविधान बनता है, तब शासन व्यवस्था जो है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में यह लिखा हुआ होता है कि जो हमारी शासन व्यवस्था जो है भारत की, इन टाइम पीरियड के बीच में 1935 के अधिनियम के हिसाब से या उनके नियमों के आधार पर चलेगी। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। एक चीज और, थोड़ी सी महत्वपूर्ण बात, मैंने अभी आपको बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति नियुक्त किया जाता है संविधान सभा की तरफ से। अब आपके मन में एक प्रश्न होता होगा कि संविधान सभा को यह अधिकार कहां से प्राप्त हुए कि उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति बना दिया। सोचिए, ठीक है, ये प्रश्न उठता होगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किन आधारों पर, या संविधान सभा को किसने अधिकार ये दिया कि वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति नियुक्त कर दें। तो एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने आपको बताया था स्वतंत्रता अधिनियम के 3 परिवर्तनों में 1947 के, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम, प्लीज पिछली जो वीडियो उसको जाकर देखें। हमने स्वतंत्रता अधिनियम में 1947 को जो अधिनियम है उसमें 3 प्रमुख रूप से चर्चा की थी। जो दूसरा पॉइंट है उसमें साफ तौर पर लिखा गया था कि संविधान सभा ही विधायिका के रूप में कार्य करेगी, यानी कि संसद के रूप में कार्य करेगी। और जब संविधान सभा यानी जब संविधान के निर्माण के रूप में कार्य करेगी तो उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेंगे। और जब वे विधायिका या संसद के रूप में कार्य करेगी तो उसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर यानी गणेश वसुदेव मावलंकर करेंगे। ठीक है, तो जो संविधान सभा है वही स्वतंत्र भारत की पहली संसद थी और संसद में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति यानी एंटरिम प्रेसिडेंट चुना। एंटरिम प्रेसिडेंट यानी 1947 के अधिनियम में ये बात लिखी गई थी कि जब तक आम चुनाव नहीं हो जाते, यानी देखिए आपको पता होगा कि 13 मई 1952 को जो आम चुनाव होते हैं उसके तहत संसद का गठन होता है। ठीक है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1947 के अधिनियम में लिखा गया था कि जब तक आम चुनाव नहीं हो जाते 26 जनवरी 1950 से लेकर जब तक जो है आम चुनाव नहीं हो जाते हैं तब तक जो है विधायिका जो है अपना एक अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर सकती है। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि चलिए संविधान सभा ही विधायिका थी तो उन्होंने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है राष्ट्रपति नियुक्त किया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या कैसे नियुक्त करें? आपको पता है कि राष्ट्रपति के लिए एक पद्धति होती है चुनाव की, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है। ठीक है, तो जो राष्ट्रपति का वर्णन है इसमें एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के आधार पर राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है तो ऐसे तो नहीं चुना होगा विधायिका ने, यानी कि वहां की संसद ने, संविधान सभा ने ऐसे नहीं चुना होगा, तो फिर कैसे चुना? देखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जब राष्ट्रपति के लिए निश्चित रूप से वे चुने थे, मतलब निर्वाचित थे, ये मनोनीत नहीं थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये थे निर्वाचित। ठीक है, तो जब संविधान सभा में प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के लिए फॉर्म भराए जा रहे थे तो उसमें से मात्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने राष्ट्रपति के लिए दावेदारी की थी, इनके अलावा किसी ने भी राष्ट्रपति के लिए दावेदारी नहीं की थी। इस आधार पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वे राष्ट्रपति यानी एंटरिम प्रेसिडेंट बनते हैं। एक और महत्वपूर्ण चर्चा, आपको पता होगा सबसे पहला
जो संशोधन है अमेंडमेंट 1951, जो सबसे पहला जो संविधान संशोधन है वो 1951 के अंदर होता है। नवी अनुसूची इसके द्वारा गठित होती है, नवी अनुसूची। सब कुछ पढ़ेंगे हम बाद में आराम से अनुसूचियों को, लेकिन इसमें भूमि सुधार और जमींदारों से जुड़ी बातों का नवी सूची में वर्णन है। देखिए मैंने अभी बोला आपको कि 1951 में जो है सबसे पहले अमेंडमेंट होता है, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि 13 मई 1952 को संसद का गठन हुआ। आपको पता है कि किसी भी संविधान में परिवर्तन का अधिकार संसद के पास है, लेकिन मूलभूत ढांचों को संसद जो है परिवर्तन नहीं कर सकती, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर संसद जो है विशेष बहुमत के द्वारा संविधान में परिवर्तन कर सकती है। तो हम देखें तो सभा का जो संसद है उसका गठन तो 1952 में होता है, तो 1951 का जो है संशोधन कैसे गठित हुआ, इसका भी वही उत्तर है। 1947 के अधिनियम में ये लिखा गया था कि संविधान सभा ही भारत के संविधान सभा ही जब तक आम चुनाव नहीं हो जाते तब तक संविधान सभा जो है अंतरिम संसद के रूप में कार्य करेगी, यानी विधायी का मैंने आपको बताया था, ठीक है। यानी कि आम चुनाव 13 मई 1952 में जब संविधान सभा का गठन होता है, 1952 में आम चुनाव होते हैं, तब तक जो है अंतरिम संसद के रूप में संविधान सभा ही कार्य करेगी। इस हिसाब से जो है 1951 का जो है प्रथम संशोधन संविधान सभा के द्वारा हुआ। यानी इसका तात्पर्य क्या हुआ, जितनी बात बताई कि प्रथम संविधान संशोधन जो है वह संविधान सभा के द्वारा ही होता है। प्रथम संविधान संशोधन यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होता है, प्रथम संविधान संशोधन, वे खुद संविधान सभा ही करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखिएगा 1951 का। दूसरी बात बड़ी महत्वपूर्ण, मैंने आपको एक चीज बताई थी, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950 के बीच अंतर क्या हुआ। 26 नवंबर 1949 को जो है मैंने आपको बताया था 299 में से 284 सदस्य जो है वे संविधान पर हस्ताक्षर करते हैं और जो संविधान है वो पारित होता है, यानी अंगीकृत होता है, लागू नहीं होता। और 26 जनवरी को जो संविधान है हमारा पूर्ण रूप से लागू होता है। अच्छा, जब 26 जनवरी 1949 को 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए गए थे, तो 26 जनवरी 1950 को संविधान को क्यों लागू किया गया। देखिए आपको पता है दिसंबर 1929 या कह लीजिए कि 1930 में जो कांग्रेस में जो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, जो कांग्रेस है वह पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में 26 जनवरी को बनाती है। तो इस तिथि को महत्वपूर्ण बनाए रखने के लिए हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, न कि 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को तो हमारा जो संविधान है वह सिर्फ पारित या अंगीकृत होता है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ना आए तो आप कमेंट में बिल्कुल पूछ सकते हैं, एक बार फिर चर्चा कर लेंगे इस पर। चलिए अगली बात, मैंने भी बोला आपसे कि 26 नवंबर 1949, चलिए 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित होता है। तो संविधान जब पारित होता है तो ये हमेशा कंफ्यूज वाला रहता है कि कितने आर्टिकल या कौन कौन सी चीजें संविधान की लागू हो जाती है जब संविधान पारित होता है। तो देखिए संविधान के जो 16 आर्टिकल हैं, 395 यानी 395 आर्टिकल में से जो 16 आर्टिकल है वे 26 नवंबर 1949 को स्वतः ही लागू हो जाते हैं। देखें हम 16 आर्टिकल कौन कौन से, देखिए किसी का रहता है कि 15 आर्टिकल लागू है, 14 आर्टिकल लागू है, कोई बोलता है 16 हुए। तो वास्तविक अगर हम देखें तो 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू होते हैं और जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। 16 आर्टिकल की अगर हम बात करें तो देखिए मैं पहले आर्टिकल लिख देता हूँ। एक आर्टिकल है 5, 6, 7, 8, 9। दूसरी हम बात करें तो 60, आर्टिकल नंबर 60, आर्टिकल नंबर 3 to 4, आर्टिकल नंबर 366, आर्टिकल नंबर 367, आर्टिकल नंबर 380, 379, 388, आर्टिकल नंबर 391,
आर्टिकल नंबर 392, आर्टिकल नंबर 393, आर्टिकल नंबर 394, आर्टिकल नंबर 395। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, एक ज्यादा इसलिए हुआ, बताऊंगा मैं बाद में। चलिए, आर्टिकल 5 6 7 8 9 मैंने बताया कि 16 आर्टिकल 26 नवंबर 1949 को लागू होते हैं। तो कौन कौन सा आर्टिकल और 16 आर्टिकल है? देखिए, आर्टिकल 5 6 7 8 9 ये संबंधित है नागरिकता से, यानी सिटीजनशिप जो है ये 26 नवंबर 1949 को लागू हो जाता है। आर्टिकल 60 में क्या है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की जो शपथ है वे भी लागू हो जाती है। आर्टिकल 3 to 4 चुनाव आयोग, आर्टिकल 366 संविधान की परिभाषा, आर्टिकल 367 निर्वाचन चुनाव, आर्टिकल 380 बड़ा महत्वपूर्ण एंटरिम प्रेसिडेंट, कह लीजिए अंतरिम राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अभी बताया था। ठीक है, आर्टिकल 379 इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आर्टिकल 388 भी इतना महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ आपको याद रखने के कौन से 16 आर्टिकल लागू होते हैं, और इन्हें भी जरूरी नहीं है याद करना, आप इन नामों को याद रख सकते हैं। ठीक है, आर्टिकल 391 392 इतना महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, मैं आपसे एक क्वेश्चन अगर पूछूं कि भारत का जो संविधान है उसका टाइटल या शीर्षक क्या था? भारत के संविधान का टाइटल या शीर्षक, हर चीज का एक शीर्षक होता है, जैसे कि हमने पढ़ा एमपीजीके में, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जिसका शीर्षक है, ठीक है, जिसका टाइटल है कान्हा किसली, ठीक है, बूढ़सिंहा द बारासिंगा, ठीक है, उसका टाइटल है। ऐसे हर एक चीज का टाइटल होता है। तो हमारा जो भारत का संविधान है उसका टाइटल क्या है? तो भारत के संविधान का जो शीर्षक है वह है भारत का संविधान। ये क्या बात हुई? जी हाँ, यही बात हुई। जो भारत का जो संविधान है, ठीक है, उसका जो शीर्षक है वह है भारत का संविधान। अब आप पूछेंगे ये कहाँ लिखा है? आर्टिकल 393, आर्टिकल 393 में यही बात लिखी है कि जो भारत के संविधान का जो शीर्षक है वह है भारत का संविधान। आर्टिकल 394 बड़ा इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 394 में क्या लिखा है? आर्टिकल 394 ये बताता है कि 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू होंगे और शेष जो संविधान है वे 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। ठीक है, आर्टिकल 395 में क्या है? आर्टिकल 395 सबसे लास्ट वाला आर्टिकल क्या है उसमें? देखिए, आर्टिकल 395 जो है इसमें भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को, भारत शासन अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आर्टिकल 395 के तहत खारिज या डिसमिस कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू नहीं हुआ था, पार्शियली हम कह सकते हैं, आंशिक रूप से ये जो है 26 नवंबर 1949 को इसके 16 आर्टिकल 395 में से 16 आर्टिकल लागू हुए थे, जिसे मैंने बता दिया आपको 5 6 7 8 9 नागरिकता से संबंधित है, आर्टिकल जो 60 है वो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है, ऑथ, ठीक है, और आर्टिकल 3 to 4 जो है ये चुनाव आयोग से संबंधित है, आर्टिकल 366 संविधान की परिभाषा है इसमें, आर्टिकल 367 में निर्वाचन है, आर्टिकल 380 एंटरिम प्रेसिडेंट अंतरिम राष्ट्रपति से संबंधित है, आर्टिकल 379 388 को इसको बाद में निष्कासित निरस्त कर दिया गया है, आर्टिकल 391 392 भी ऐसे ही है, आर्टिकल जो 393 है उसमें भारत के संविधान का शीर्षक है, जिसका शीर्षक है भारत का संविधान। आर्टिकल 394 में 26 नवंबर 1949 को 16 आर्टिकल लागू होंगे और जो शेष संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू होगा। आर्टिकल 395 में क्या है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 को आर्टिकल 395 के तहत खारिज कर दिया गया। बहुत सारी बातें हमारे साथ हो गई है। कुछ और महत्वपूर्ण आखिरी टॉपिक, आखिरी, इसके बाद संविधान सभा खत्म और अगला टॉपिक जो हमारा रहेगा
वो संविधान की विशेषताओं से संबंधित, संविधान क्या है, संविधान की विशेषता क्या है, और संविधान की प्रस्तावना प्रियम्बल से संबंधित रहेगा। चलिए अगला जो हमारा टॉपिक आता है, संविधान सभा की आलोचना। देखिए कुछ आलोचक थे, आलोचक बहुत सारे मिलते हैं हमें भी, है ना। तो कुछ आलोचक थे जिन्होंने भारतीय संविधान सभा की आलोचना की है, उन्होंने उसमें कमियां निकाली है कह सकते हैं आप, या कुछ टिप्पणी की है, कमियां निकालना ठीक नहीं होगा, आलोचना यानी कि कुछ आलोचक बातें उन्होंने कही, कुछ टिप्पणियां हमारी संविधान सभा के ऊपर की है। तो 5 से 6 महत्वपूर्ण बातें 2 मिनट में समझ लेते हैं क्या क्या टिप्पणियां की गई है। पहली टिप्पणी, सबसे पहली टिप्पणी और मजबूत टिप्पणी, यह प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। याद रखिएगा हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की आलोचना की, हम संविधान की आलोचना की बात नहीं कर रहे हैं। यह प्रतिनिधि निकाय नहीं था। मैंने आपको बताया था कि जो 389 सदस्य कैबिनेट मिशन योजना के तहत 1946 के तहत जो चुनाव होते हैं वो 389 सदस्यों के होते हैं, और वो जो है वे अप्रत्यक्ष प्रणाली से यानी वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव नहीं होते हैं। तो यही आलोचना यहाँ पर की जा रही है कि यह जो है प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ठीक है, क्योंकि इन्हें जो संविधान सभा के सदस्य है उन्होंने विधानमंडल, जिनको जनता ने चुना था, उन्हीं विधानमंडल के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना था। ठीक बात है, ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था। लेकिन अगर दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर जनता इसमें भागीदारी लेती, उनको वोट देने में, उन्हें चुनने में, तब भी जो लोग संविधान सभा में इस वक्त थे और जो चुन के आने थे उनमें कोई अंतर ना होता, यही लोग जो है जनता के द्वारा चुने जाते तब भी यही लोग आने थे, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। तो ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था, ठीक है। सेकंड बात, संप्रभु नहीं थी। जो संविधान सभा है उसकी दूसरी आलोचना ये है कि संप्रभु नहीं थी, ठीक है। इसमें कुछ आलोचकों ने दावेदारी की है कि जो संविधान सभा की बैठकें होती थी उससे पहले वे ब्रिटिश अधिकारियों या ब्रिटिश सरकार से जो संविधान सभा है वे अनुमति लेती थी बैठकों की, ठीक है, और उनके प्रस्ताव पर ही उन्होंने संविधान में कुछ जो है बातों को शामिल किया। तो ऐसी कुछ टिप्पणियां उन्होंने की गई है, ठीक है, कि वे संप्रभु नहीं थी, खुली आजादी उन्हें नहीं थी, कुछ जो है उन्हें जो ब्रिटिश सरकार है उनसे अनुमति लेनी पड़ती थी बैठकों के, मतलब बैठक शुरू करने से पहले उन्हें ब्रिटिश सरकार से अनुमति लेनी पड़ती थी या कुछ चर्चाएं उनसे करनी पड़ती थी। तो पूर्ण रूप से संपूर्ण संप्रभु नहीं थी। तीसरी जो आलोचना आती है वह यह है राजनीतिज्ञों और वकीलों का स्वर्ग। राजनीतिज्ञों और वकीलों का स्वर्ग, चूंकि संविधान सभा में सबसे ज्यादा जो थे राजनीतिज्ञ थे, और हम ये कह लें कि सबसे ज्यादा जो थे वकील थे। तो आलोचकों ने ये बोला है कि राजनीतिज्ञ और वकीलों का इसमें प्रभुत्व था, और इसी कारण से जो संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है उसका आकार इतना बड़ा है एवं भाषा जटिल होने के पीछे ये राजनीतिज्ञ और जो वकील है वही इसके पीछे के कारण है। क्योंकि संविधान, मैंने आपको बताया था, संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या, मूल संविधान में कुल अनुच्छेदों की संख्या 395 है, और 8 अनुसूचियां हैं मूल संविधान में, और 22 उसके भाग हैं। अब ये लगभग 448 से प्लस हो गए हैं, ठीक है, और ये 8 से 12 अनुसूचियां हुई है, 4 अनुसूचियां बढ़ी, 22 से 25 भाग ये हो गए हैं, ठीक है। तो राजनीतिज्ञ और वकीलों का स्वर्ग आपको याद रखना है, क्योंकि इसके आकार और जटिल भाषा के पीछे यही कारण थे। चौथा देखें हम, कांग्रेस का प्रभुत्व। कांग्रेस का प्रभुत्व, क्योंकि उस टाइम पर जो पार्टी थी वे कांग्रेस ही बहुत प्रभुत्व में थी। मैंने आपको बताया भी था कि 1947 से लेकर 1977 वीडियो नंबर 2 जो थी उसमें मैंने आपको इस बारे में चर्चा की थी, जिसे एक दल प्रधान प्रणाली के आधार पर भी पहचाना जाता है। तो 1947 से लेकर 1977 तक कांग्रेस का प्रभुत्व रहा, ठीक है। जितने भी राष्ट्रवादी थे अधिकतर वो कांग्रेस से ही थे। मैंने आपको बताया था कि 389 में से 208 सदस्य जो थे वे कांग्रेस के संविधान सभा में थे, ठीक है। तो जो कांग्रेस का प्रभुत्व इन्होंने कहा है, ये कहा है ग्रेनविले
ग्रेनविले ऑस्टिन ने संविधान सभा को बोला है कि इसमें कांग्रेस का प्रभुत्व था, और जो एक ग्रेनविले ऑस्टिन ने यह कहा था कि सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत, सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत। ये जो है ये ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा था। ग्रेनविले ऑस्टिन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात याद रखिएगा कि इन्हें भारत में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। अब ग्रेनविले ऑस्टिन कौन थे? तो ये ब्रिटेन संविधानविद थे, संविधान के अच्छे जानकार थे, और इन्हें भारत में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पांचवा हम देखें, हिंदुओं का निकाय। देखिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि हिंदुओं का निकाय, बिल्कुल ये हिंदुओं का निकाय थी। हिंदुओं का निकाय से मतलब है कि हिंदुओं का प्रभुत्व ही आप समझिए, ठीक है। तो जो विंसेंट चर्चिल है, देखिए हम पहले तो बात कर रहे हैं बुक के आधार पर। जो एम लक्ष्मीकांत अगर बुक देखें तो इसमें लिखा है हिंदुओं का निकाय से एक तो लॉर्ड विस्काउंट ने से हिंदुओं का निकाय कहा है, और जो है विंसेंट चर्चिल ने भी। विंसेंट चर्चिल ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री। बुक के आधार पर अगर हम देखें तो लॉर्ड विस्काउंट और विंसेंट चर्चिल ने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है, लेकिन अगर वास्तविकता में देखें तो विंसेंट चर्चिल ने इसे जातीय निकाय कहा है। और अगर देखें हम कि हिंदुओं का निकाय किसे कहा है, तो लॉर्ड साइमन कमीशन 1927, आपको याद आ गया होगा 1919 के एक्ट की 1919 का जो एक्ट था उसकी जांच के लिए साइमन कमीशन गठित किया गया था 1927 में। उसके अध्यक्ष थे लॉर्ड साइमन। तो लॉर्ड साइमन ने जो है इन्हें हिंदुओं का निकाय कहा है। ठीक है दोस्तों, और बस ये 5 बहुत महत्वपूर्ण है। 1, 2, 3 और 4 और 5। सबसे पहले ये प्रतिनिधि निकाय नहीं था, बिल्कुल अप्रत्यक्ष प्रणाली से थे, वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं थे। दूसरी बात संप्रभु, ठीक है। तो भारतीय संविधान सभा जो थी ये पूर्ण रूप से संप्रभु नहीं थी। तीसरा राजनीतिज्ञ और वकीलों का स्वर्ग, क्योंकि इसका आकार और भाषा जटिल होने के पीछे यही कारण थे। इसमें लिखा है कांग्रेस का प्रभुत्व, ठीक है। तो ग्रेनविले ऑस्टिन, ठीक है, ग्रेनविले ऑस्टिन ने कहा है सभा ही कांग्रेस और कांग्रेस ही भारत, ठीक है। और ग्रेनविले ऑस्टिन जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और हिंदुओं का निकाय, इन्होंने हिंदुओं का निकाय अगर बुक के आधार पर देखें या कभी भी एग्जाम में आ जाए और इनमें से ऑप्शन लिखे तो लॉर्ड विस्काउंट ने हिंदुओं का निकाय कहा है, और जो विंसेंट चर्चिल है इन्होंने जातीय निकाय इसे कहा है, और जो लॉर्ड साइमन है उन्होंने इसे हिंदुओं का निकाय कहा है। ठीक है दोस्तों, तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हो गई। एक जो चीज मैं आपको बताने वाला था और मैं भूल गया, थोड़ी सी भूलने की आदत है दोस्तों, माफी चाहता हूं। बी.एन. राव, बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव, ठीक है। आपको याद आया होगा डॉक्टर अंबेडकर में मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो जो बी.एन. राव है, बेनेगल नरसिम्हा राव, ये जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। और याद रखिएगा, देखिए संवैधानिक सलाहकार का मतलब ये होता है, जैसे कि आपको पता होगा हमारे भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 76 है उसमें एजी, अटॉर्नी जनरल का वर्णन है। इसको बोलते हैं महान्यायवादी। तो महान्यायवादी जो है ये भारतीय सरकार है उसका प्रमुख जो है संवैधानिक सलाहकार या कानूनी सलाहकार जो होता है वह आर्टिकल 76 में जिसका वर्णन है अटॉर्नी जनरल में, महान्यायवादी ही भारतीय सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार होता है। आर्टिकल 135 की बात करें, यह है केंद्र स्तर पर यानी पूरे भारत में एक। आर्टिकल 165 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर होता है एजी, ये भी एजी है, ठीक है, लेकिन इसको बोलते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ इंडिया, एजीआई, एडवोकेट जनरल। महाधिवक्ता
ये जो है ये राज्य स्तरों पे राज्य सरकारों को कानूनी सलाह देते हैं, ठीक है। हर राज्य में एक महाधिवक्ता होता है और पूरे भारत में एक अटॉर्नी जनरल होता है, जो कि आर्टिकल 76 और आर्टिकल 165 में इनका वर्णन है। ये मैंने एक इस पे हम बिल्कुल अलग वीडियो बनेगी, एक एक टॉपिक पर, आर्टिकल 76 पर बनेगी, आर्टिकल 165 पर भी बनेगी, ठीक है। मैंने इसलिए आपको बता दिया कि संवैधानिक सलाहकार का मतलब क्या होता है। तो संवैधानिक सलाहकार का मतलब एक कानूनी सलाहकार, ठीक है। तो BN राव जो थे ये सभा में संवैधानिक सलाहकार थे। और जो हमारा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसके प्रथम जज जो थे अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के भारत की तरफ से, वे थे BN राव, बेनेगल नरसिम्हा राव। इन चीजों को याद रखिएगा दोस्तों। और बहुत सारे जो छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातें हम नहीं कर सकते यहाँ पर क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, आपको पता है। अभी भी बहुत ज़्यादा हमें टाइम हो गया है बातें करते करते, ठीक है। तो आज जो है हमारा पूर्ण रूप से हम कह सकते हैं कि हमने संविधान सभा को खत्म किया है। कुछ दो चार चीजें इसमें इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन एक सामान्य जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि जो संविधान के सुलेखक कौन है, संविधान को किसने लिखा। पहली बात, संविधान को बिल्कुल लिखा गया था, उसमें प्रिंटिंग या टाइप से कुछ भी नहीं किया गया है, प्रिंटिंग का उसमें इस्तेमाल नहीं किया गया है, संविधान को हाथ से लिखा गया था। एक महत्वपूर्ण नाम आता है वीर नारायण रायजादा। वीर नारायण जो रायजादा है, इन्होंने हमारे भारतीय संविधान को लिखा है, इंग्लिश और हिंदी कृति दोनों को, ठीक है। ये कैलीग्राफर थे, इनके पिताजी भी कैलीग्राफर थे। और जो इन्होंने इटैलिक भाषा शैली में हमारे भारतीय संविधान को लिखा है। अगर बात की जाए इसकी सजावट की, तो मंदलाल बोस और BR सिन्हा। देखिए मैंने आपको बताया कि संविधान को लिखा किसने, ठीक है। संविधान को लिखा किसने, तो 395 जो मूल संविधान में अनुच्छेद है वे वीर नारायण रायजादा जी ने लिखे हैं, ठीक है, इटैलिक भाषा में। और अगर बात की जाए कि संविधान को सजाया किसने या उसे अलंकृत सौंदर्यकरण किसने किया है, तो वे हैं मंदलाल बोस और BR सिन्हा। कौन थे ये, तो मंदलाल बोस और BR सिन्हा, जो कि शांति निकेतन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लगभग 1901 के अंदर इसकी स्थापना की थी, कोलकाता से 100 मील दूर, ठीक है। तो शांति निकेतन के जो विद्यार्थी थे मंदलाल बोस और BR सिन्हा जी, उन्होंने संविधान का सौंदर्यकरण और अलंकरण किया गया है। तो दोस्तों आज हमारा जो है संविधान सभा नाम का टॉपिक जो है ये पूर्ण तरीके से खत्म होता है। इसके आगे बात करने के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बातें हमने 3 वीडियो के अंदर आपको पहुंचाने, आपको मदद करने की कोशिश हमने इन 3 वीडियो के माध्यम से की है। अगर किसी एक व्यक्ति का ही भला होता है तो NIA का जो उद्देश्य है वो पूरा होता है, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने संविधान सभा को खत्म कर दिया है। अगला जो टॉपिक हमारा आएगा वह है संविधान की विशेषताओं से संबंधित और भारत की प्रस्तावना या संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए बाय बाय। और सबसे पहले याद रखिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करना ना भूलें। कुछ भी अगर क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।